हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मैकेनिक्स के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसको डिस्कस किया था। आज भी हम सेम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बट आज हम सेम टॉपिक को डिफरेंट अप्रोच से डिस्कस करेंगे। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप चाहें तो इस मेथड से भी एग्जाम में कर सकते हैं, और आप चाहें तो आज वाले मेथड से भी इसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। दोनों मेथड जो हैं वो बिल्कुल सही है, बट यहां पर जो डेरिवेशन का प्रोसीजर रहेगा वो दोनों में यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। आपको जो मेथड इजी लगता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम से। होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम आखिरकार हमें क्या कहता है? ये हमें ये कहता है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। टाइम के चेंज होने पर भी जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो हमेशा सेम बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज की डेट में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और वही एक्सपेरिमेंट आज से 1 साल बाद परफॉर्म करते हैं, तो हमें वहां पर सेम रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि बीते हुए कल का 1 सेकेंड आज के 1 सेकेंड के बराबर होगा, और बीते हुए कल का 1 सेकेंड आने वाले कल के 1 सेकेंड के बराबर ही होता है। दैट इज द होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। और इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो कांस्टेंट बनी रहती है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। हम यहां पर एक सिस्टम कंसीडर करेंगे दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट मासेस। हम देखेंगे कि उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही होगी, मींस टोटल एनर्जी उस सिस्टम की कांस्टेंट होगी। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ब्रीफ में होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप हेडिंग बना लीजिए होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। द लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम। ये हमें ये कहता है कि जो फिजिक्स के लॉज होते हैं वो टाइम के चेंज होने पर चेंज नहीं होते हैं, वो सेम बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टुडे एंड रिपीट इट आफ्टर 1 ईयर, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी द सेम। अगर हम आज एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट को ठीक 1 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद या 1000 साल बाद परफॉर्म करते हैं, तो हमें उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो है वो सेम ही देखने को मिलेंगे। 1 second of yesterday is exactly equal to 1 second of today and will be equal to the 1 second of tomorrow। कल बीते हुए कल का 1 सेकेंड आज के 1 सेकेंड के बराबर है, और बीते हुए कल का 1 सेकेंड ठीक उस 1 सेकेंड के बराबर होगा जो कल आने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज ए कंसीक्वेंस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। ये जो कंसेप्ट है होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम का, ये हमें किसकी तरफ लेके जाता है? ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ लेके जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की वो कांस्टेंट होती है, और यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो यहाँ पर सम होगी किस किस का? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम का एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का। तो इस टॉपिक की डेरिवेशन करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की भी बात करनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करनी होगी, फिर जाकर हम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे, और फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। तो सबसे पहले हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर करेंगे जिसकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है x y z, इसका ओरिजिन है O, और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने नाम दिया है S।
हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्सिस के ऊपर दो पार्टिकल्स कंसिडर करेंगे 1 एंड 2, जिनका मास जो है वो यहां पर डिफरेंट रहने वाला है। पहले पार्टिकल का मास m1 होगा, दूसरे पार्टिकल का मास m2 होगा। पहला पार्टिकल ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर होगा और दूसरा पार्टिकल जो है ओरिजिन से x2 डिस्टेंस पर होगा। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, और इस सेपरेशन को हम मान लेते हैं r के बराबर। x2 माइनस x1 जो है वो r के बराबर है। r इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, वो क्या होती है हमारे पास? वो होती है माइनस g m1 m2 बाय r, जहां पर g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F, वो इस पोटेंशियल एनर्जी U से कैसे रिलेटेड होगा? फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U, दैट इज F कैन बी रिटन एज माइनस कर्ली U बाय कर्ली R। अगर आप यहां पर U की ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो आपको ये मिलेगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर, विच इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब भी दो पार्टिकल्स r डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर, जो आप इस फॉर्मूला से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ U फ्रॉम दिस टू दिस। तो स्टूडेंट्स डायग्राम तो आप एग्जाम में ये बनाएंगे। आइए देखते हैं कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एज अ कंसीक्वेंस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम कैसे प्रूव करेंगे। कंसीडर दैट एट एनी टाइम t two particles 1 and 2 having masses m1 and m2 are located at distance x1 and x2 from the origin O of the frame of reference S। हम मान लेते हैं किसी t टाइम पर ये जो दो पार्टिकल्स हैं 1 एंड 2 जिनके डिफरेंट मासेस हैं m1 m2, ये ओरिजिन O से x1 x2 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और ओरिजिन जो है वो किसका है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस S का है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला जो है वो ये होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U बाय द रिलेशन F इज इक्वल टू माइनस कर्ली U बाय कर्ली R। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और इस फोर्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हो आप? अगर आप इस U का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं r के साथ विद नेगेटिव साइन तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और हमें पता है कि फोर्स को हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस कर्ली U बाय कर्ली R। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे की डेरिवेशन हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला लिखा था U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय r, इसको ध्यान से देखिए। इस U के एक्सप्रेशन में कहीं पर भी t नहीं आ रहा है, टाइम कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो U जो है वो डायरेक्टली टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। U डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब U जो है वो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट फंक्शन नहीं है। तो अगर आप U का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो आपको 0 देगा। दैट इज होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम, मतलब टाइम के चेंज होने पर जो U है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि U के फॉर्मूला में कहीं पर भी आपको T देखने को नहीं मिल रहा है। बट स्टूडेंट्स U के एक्सप्रेशन में R आ रहा है और R क्या था हमारे पास? सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स दैट इज x2 माइनस x1 था। अब x2 माइनस x1 जो है, ये जो डिस्टेंस है R, वो टाइम के साथ चेंज होगा क्योंकि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो दोनों पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट होंगे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है R वो टाइम के साथ चेंज होगा। तो मींस U यहां पर टाइम के साथ चाहे डायरेक्टली डिपेंड ना कर रहा हो बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर, इम्प्लिसिटली मतलब अस्पष्ट रूप से डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर थ्रू दिस कोऑर्डिनेट R, क्योंकि यहाँ पर R आ रहा है और R हमारे पास x2 माइनस x1 है और x2 और x1 जो है
डिस्टेंस है पार्टिकल्स के फ्रॉम द ओरिजिन, और वो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो यहां पर u जो है वो डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करेगा टाइम पर, मींस करली u बाय करली t, तो यहां पर आपको जीरो होगा, बट इनडायरेक्टली जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि इसके फॉर्मूला में ये r आ रहा है और r जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम u विल नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली, हाउएवर u may depend on time implicitly, that is indirectly through r depending on time। होमोजेनिटी ऑफ लॉ ऑफ टाइम हमें ये कहता है कि u का फॉर्मूला में आपको t देखने को नहीं मिल रहा है, मींस u जो है वो t का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। तो अगर आप इस u का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो वो आपको जीरो देगा, बट क्योंकि इसके फॉर्मूला में r आ रहा है और r जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, उनकी वजह से उनके बीच का सेपरेशन जो है वो चेंज होगा विद टाइम। तो यहाँ पर u जो है वो इनडायरेक्टली टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, बट वो डायरेक्टली टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं करली u बाय करली t इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। इसी तरह से सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम t इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की हाफ mv स्क्वायर। इस T के फॉर्मूला में, इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में कहीं पर भी आपको टाइम देखने को नहीं मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टाइम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रही है, मींस अगर आप काइनेटिक एनर्जी का टाइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो आपको जीरो देगा, मींस करली t बाय करली स्मॉल t आपको जीरो देगा। बट क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब r जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वो r को चेंज करेगी, r चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो वेलोसिटी के टाइम के साथ चेंज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली टाइम के ऊपर डिपेंड ना करे चाहे, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। बट हम यहाँ पर ये जरूर लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का टाइम डेरिवेटिव होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वो जीरो होगा, क्योंकि इसके फॉर्मूला में कहीं पर भी आपको टाइम देखने को नहीं मिलेगा। विल नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली, हाउएवर टी में डिपेंड ऑन टाइम इम्प्लिसिटली इनडायरेक्टली थ्रू वी डिपेंडिंग ऑन टाइम। जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करेगी टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से हम करली टी बाय करली टी को जीरो लिख सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर v आ रहा है और v जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगा, तो कैपिटल T काइनेटिक एनर्जी जो है इनडायरेक्टली जरूर डिपेंड करेगी टाइम के ऊपर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे, दैट विल बी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। जो यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी सिस्टम की वो r का भी फंक्शन होगी और टाइम का भी फंक्शन होगी, मींस E को हम एज अ फंक्शन ऑफ r एंड t लिख सकते हैं। अगर हम इसके E में स्मॉल चेंज निकालना चाहें dE, तो हम कैसे निकालेंगे? E जो है वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो पहले आप E का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे r के रिस्पेक्ट में, फिर डेरिवेटिव होगा r का, प्लस फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे E का विद टाइम t, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव होगा टाइम का। तो इस तरह से आप स्मॉल चेंज इन टोटल एनर्जी को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी सेवंथ इक्वेशन होगी, ये हमारी सेवंथ इक्वेशन है। तो अगर हम यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दें, दैट इज u प्लस टी, तो आपको क्या मिलेगा? यूजिंग 6 in 7 वी गेट d इज इक्वल टू करली बाय करली r, E की जगह हमने लिख दिया u प्लस टी, dr प्लस करली बाय करली t, E की जगह हमने लिख दिया u प्लस टी dt। करली बाय करली r को अंदर ले जाओ तो आपको मिलेगा करली u बाय करली r प्लस करली t बाय करली r, dr प्लस करली u बाय करली t प्लस करली t बाय करली t। अब हम करली बाय करली t को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, साथ में dt आ जाएगा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। बट करली u बाय करली t जो है ये स्मॉल t है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये टाइम वाला t है। करली u बाय करली t जो है वो जीरो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3। करली t बाय करली t जो है वो जीरो है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 5। और करली u बाय करली r की वैल्यू क्या होगी? f हमारे पास माइनस करली u बाय करली r था सेकंड इक्वेशन से, तो अगर हम माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो करली u बाय करली r जो है वो माइनस f के बराबर होगा, तो इसकी जगह आप पुट करेंगे माइनस f। तो इन सबकी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यूजिंग 2, 3 एंड 5, 2 ये सेकंड इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन को आप यूज कर रहे हैं एट्थ इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा d इज इक्वल टू, इसकी जगह आप पुट कर देंगे माइनस एफ प्लस कर ली टी बाय कर ली आर, साथ में डी आर, और ये दोनों टर्म जीरो हो गई, तो जीरो प्लस जीरो, और ये टर्म जो है पूरी की पूरी जो है वो जीरो हो जाएगी। ये हमारी नाइन्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स थोड़े से स्टेप्स और बचे हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम नाइन्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार करली टी बाय करली आर आखिरकार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टी हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमें करली टी बाय करली आर निकालना है, तो दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो आर के रिस्पेक्ट में। करली टी बाय करली आर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में होगा 2v करली वी बाय करली आर, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास एम वी, और करली वी बाय करली आर को हम डीवी बाय डी आर लिख सकते हैं, क्योंकि वी जो है सिर्फ और सिर्फ आर का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर को हम टोटल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि v जो है वो सिर्फ और सिर्फ r का फंक्शन है। तो करली v बाय करली r की जगह हम dv बाय dr लिख देंगे, और v हमारे पास क्या होता है, dr बाय dt होता है। v जो है वो सिर्फ r का फंक्शन होता है, और v हम dr बाय dt से ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इस v की जगह आप dr बाय dt लिख दोगे, dr से dr कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dv बाय dt, और dv बाय dt क्या होता है आपके पास एक्सेलरेशन। सो करली t बाय करली r जो है वो m इंटू a को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये होगी हमारे पास 10th इक्वेशन। इस 10th इक्वेशन को आप यहां पर यूज करेंगे, यूजिंग 10 in 9 वी गेट d इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस एम ए डी आर, और दोनों तरफ अगर आप dt से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस एम ए डी आर बाई डी टी। अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए इन दिस इक्वेशन। तो आपको क्या मिलेगा, इस ma की जगह आप पुट कर दो f, तो आपको मिलेगा डी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस एफ डी आर बाई डी टी, तो ये पूरी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी, मीन्स डी बाई डी टी जो है वो जीरो के बराबर आ गया। मीन्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ टोटल एनर्जी जो है वो जीरो आ रहा है, मीन्स टोटल एनर्जी जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट होगी, और यही होता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमने देखा कि कैसे हम होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं। मींस होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ लेके जाती है, दस होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम लीड्स टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरे वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ कंसीक्वेंस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फ्लो ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।